बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो सा है उसको शुरू करेंगे और तकरीबन मैं इसके सारे लेक्चर्स जो से हैं तरतीब से बना के अपलोड करूँगा। तो चैप्टर जो सा है केमिस्ट्री का 11 हमारे पास फर्स्ट ईयर का, उसकी आउटलाइन है रिएक्शन काइनेटिक्स। अब पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमने जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होते हैं मोस्टली हमने उसकी स्पीड पे बात करनी है, मतलब वो फास्ट होंगे, स्लो होंगे, मॉडरेट होंगे, किस तरह के होंगे। फिर नंबर 2 इम्पॉर्टेंटली वो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर सकें यानी बढ़ा सकें। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि रिएक्शन काइनेटिक्स है क्या। रिएक्शन काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद द रेट ऑफ chemical reactions and factors which affect rate of chemical reactions। तो पहले सबसे हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन काइनेटिक्स है क्या। तो एक तो ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो जिसमें हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन का रेट कितना होगा, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी, और जैसे कि अर्ली मैंने आपको बता दिया कि उस पर जो फैक्टर्स असरअंदाज होंगे वो कौन से होंगे। तो पहले हम ये देख लें कि केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं, जो उनसे आपकी बुक में मेंशन है मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहली टाइप जो केमिकल रिएक्शन की हो सकती है वो है फास्ट रिएक्शंस। इसकी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी है। जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट हो, इसको अगर हम सोडियम क्लोराइड में मिक्स करें तो इससे जो रिएक्शन होगा उससे सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अब ये जो रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट का विद सोडियम क्लोराइड, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में। कुछ रिएक्शन हमारे पास मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस। तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा ये स्लो भी नहीं होते। इसमें एस्टर की हाइड्रोलिसिस है। मैं आपको जनरली एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। वैसे तो इसको आपने फिलहाल याद नहीं करना, इस आर्टिकल में तो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ आप समझ लें। जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है ये रिवर्सिबल होती है और इससे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला जो मैंने नीचे रिएक्शन दिखा है सेकंड वाला, ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, इसलिए हम इसको मॉडरेट वाली कैटेगरी में लेके आएंगे। इसके बाद कुछ रिएक्शन हमारे पास स्लो होते हैं, स्लो रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं मुकम्मल होने में। जैसे इसमें हमारे पास एग्जाम्पल उसने दिए रस्टिंग ऑफ आयरन यानी क्रोयन, मेटल्स की क्रोयन होती है जैसे, और अगर ये लोहे की हो तो उसको रस्टिंग बोलते हैं यानी आयरन की। वक्त के साथ जो लोहा है नमी और हवा की मौजूदगी में वो खुद ब खुद डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसको रस्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये वाला प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए ये स्लो वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। अब इसमें सबसे पहले जो टर्म है हमारे पास वो है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल से मैं डिस्कस नहीं करूँगा चीज़ों को, ताकि हम मैक्सिमम कवर कर सकें। तो लेट्स सपोज ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और उससे बी प्रोडक्ट बन रही है। ए रिएक्टेंट है, उससे बी प्रोडक्ट बन रही है। अब आपको पता है कि शुरू में रिएक्टेंट्स जब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ तो उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो वाई एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं, दैट इज वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम, यानी टाइम के लिहाज से कितना ज़्यादा रिएक्शन जो है वो होगा।
तो आपको पता है कि शुरू में ए जो कि मैक्सिमम होंगे, यानी कि रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होंगे, तो यहाँ से हम ए को शुरू कर लेते हैं और ग्रेजुअली इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और फिर एक वक्त आएगा कि मज़ीद इनकी कंसंट्रेशन कम नहीं होगी। तो अगर इसको ग्राफ से शुरू करें तो कुछ यूँ बनेगा, तो ये ग्रेजुअली हमारे पास ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स हैं, ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, और जो बी हैं हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स शुरू में बहुत ना होने के बराबर के कम होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये बढ़ते हैं और बाद में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये बी हमारे पास और ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ चेक करनी है कि जो कंसंट्रेशन है ये थ्रू आउट द रिएक्शन एक जैसे नहीं रहती। शुरू में ये होता है कि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो शुरू में जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से रैपिडली जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है रेट की जो रिएक्शन की स्पीड है यानी रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है। तो हर जगह रिएक्शन जोन सा है या केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो एक जैसा नहीं होता, वो वक्त के साथ बदलता है। अच्छा, इस पर भी हम बात करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मीन आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में या प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कितनी स्पीड से बदल रही हैं टाइम के लिहाज से, ये हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप इसको देख लें। हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये होता है हमारे पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, इसके साथ ही हम रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स भी निकाल लेते हैं। तो इसके जो यूनिट हैं वो कैसे आएंगे, आपको पता है जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं नॉर्मली वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब दिए जाते हैं। तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ये हमारे पास कंसंट्रेशन के यूनिट है और टाइम के यूनिट आपको पता है सेकंड होते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास यूनिट निकल के आएंगे वो आएंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा, अभी मैं इससे पहले थोड़ा जिक्र कर रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एवरेज रेट भी देते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो सी टर्म है वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होता है, अच्छा आपने इसमें करना क्या है, एवरेज में कोई से दो इंटरवल्स ले लेने हैं। जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है ये ग्राफिकली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है, इसमें कोई से आप दो इंटरवल्स ले लें। उन दो इंटरवल्स के दरमियान जो कंसंट्रेशन में, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उन दो इंटरवल्स में आपके पास जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो इंटरवल है, ये पहला इंटरवल था, ये दूसरा। तो ये जो हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन का चेंज आया है इतने टाइम में, ये इतना टाइम लगा होगा इसमें, इसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको कैसे हमें डिफाइन करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको हम लिखेंगे जी। अब आप देख लें यहाँ पे हमारे पास ये दो इंटरवल्स हैं, टोटल टाइम टेकन। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा x ओवर डेल्टा t। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जितना टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम पे उसको डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। दैट्स इट। ये बहुत आसान है निकालना, ठीक है जी। इसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पे टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी ग्राफ को मैं यहाँ से इरेज नहीं कर रहा था ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इंस्टेंटेनियस, यानी एक लम्हे में जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी एक लम्हे पे, किसी एक टाइम पे या किसी एक इंस्टेंट पे, यानी जब टाइम इतना थोड़ा हो कि वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जीरो को अप्रोच कर जाए, या मैं इसको डेल्टा टी की बजाय डी लिख देता हूँ। टाइम इतना शॉर्ट हो, यानी हमने इतना छोटा वक्फा लेना है या इतना छोटा आपने टाइम लेना है कि तकरीबन वो जीरो के इक्वल, बहुत माइन्यूट वक्त में
आपके पास जो केमिकल रिएक्शन में चेंज आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट व्हेन टाइम इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू जीरो इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको लिखने के लिए हम मैथमेटिकली dx ओवर dt लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। dx से मुराद d से मुराद यहाँ पे डेरिवेटिव होता है, यानी किसी चीज को मुख्तसर करना, कम करना, और dt टाइम का डेरिवेटिव है, यानी ये बहुत शॉर्ट वक्त में आपके पास रेट आएगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो हमारे पास अभी हमने यूनिट निकाले थे रेट ऑफ रिएक्शन के, वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड आए थे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के भी वही यूनिट होंगे। इसी तरह हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसके यूनिट्स भी सेम आएंगे, तो यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इसे नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और इंफॉर्मेटिव चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी था ऊपर, दोबारा लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास ए रिएक्टेंट थे और उससे क्या बन रही है, बी प्रोडक्ट्स। तो बी आर दी प्रोडक्ट्स एंड ए आर दी रिएक्टेंट्स, ठीक। तो अब अगर हम ये देखें कि जो कंसंट्रेशन ए की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कम हो रही है, यानी जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है वक्त के साथ, वैसे वैसे ए की कंसंट्रेशन कम हो रही थी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बी है उसकी कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती है। तो इसके साथ माइनस का साइन लगाने का मतलब ये कम हो रहे हैं, और प्लस का साइन लगाने का मतलब ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वक्त के साथ बढ़ रही है। ये तो था हमारे पास। अच्छा, इसके बाद एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, वो भी मैं जल्दी से विदिन 2 मिनट्स एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप वीडियो को पॉज करें और उसको पीछे जाकर दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। दोनों में से कोई भी टर्म आपको पेपर में दे दी जाए इसका एक ही मतलब है। अच्छा, याद रखिएगा ये वाली जो टर्म है ये खासी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुकी है। अब ये होती क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं और इससे सी और डी दो प्रोडक्ट बन रही है, लेट्स सपोज। अच्छा, अब ए के साथ जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ, बी के साथ नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी, सी और इसी तरह के डी, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो ऊपर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है ये होती क्या है। ऐसा एक बात आप याद रखिएगा, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्स नहीं हो रहा, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन आप ए और बी की लोगे ये उतना ज्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि इसने रिवर्स तो आना नहीं। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। और लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स को हम इनकी पावर में लिखते होते हैं। तो यहाँ पे अगर इक्वालिटी को देखें हम तो कांस्टेंट आएगा, इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वालिटी बनाया तो कोई कांस्टेंट के आएगा। तो यहाँ पे a रेज़ टू पावर a, फिर इसी तरह b रेज़ टू पावर b। अच्छा, अब आप सपोज करें जो हमारे पास a और b हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, अगर इनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी कर दें, यानी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर दें, यानी a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन बराबर भी हो और ये हो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि यूनिटी। तो अब हम यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि k इंटू 1 रेज़ टू पावर a इंटू 1 रेज़ टू पावर b। अब अच्छा, यहाँ पे मैथमेटिक्स का रूल याद रखिएगा, अगर पास 1 रेज़ टू पावर a है जो कि पॉजिटिव इंटीजर में है, वो हमें नहीं पता कौन सी होगी, कितनी भी होगी वो पॉजिटिव में है, फिर 1 की पावर b है वो भी पॉजिटिव में है, तो जब भी 1 की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर्स में हो, तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है। तो इन दोनों का आंसर 1 आएगा। तो हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन
वो बराबर आ चुका है k के। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम इसको बोलते हैं, इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसको मैं इंग्लिश में भी जस्टिफाई कर देता हूँ। आप इसको ये तो आपने लिखना ही है इसके आंसर में, लेकिन जो ऊपर आपने इसके हेडिंग देनी है, लास्ट पे आपने जो बताना है वो ये लिखेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी तब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा जब हमारे पास ए और बी की जो कंसंट्रेशन है वो 1 होगी यानी यूनिटी होगी, तब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो के ही के इक्वल होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट।